Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of English is Unsolved Comprehension Passage and the first passage is passage number 5. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज करते हैं उसमें आपको जो भी पैसेज दिया जाता है आप सबसे पहले उसको पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो और फिर पढ़ने के बाद आप उस पैसेज को जो है वो जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो उसने आपको जिस टेंस में यानी कि आपको पैसेज दिया होगा, अगर प्रेजेंट में है तो आप उसके आंसर प्रेजेंट में दोगे, अगर पास में है तो फिर आप उसके आंसर पास में दोगे। आंसर जो आप दोगे बेटा वो कॉम्प्रीहेंसिव होंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है लेकिन आप आंसर कुछ दे रहे हो या उसकी इतनी लेंथ नहीं बन रही और आप इररेलेवेंट लेंथ बनाते जा रहे हो। तो बेटा जो आपको आंसर्स आपके नोट्स में दिए गए हैं इसलिए दिए गए हैं ताकि आप मतलब मुख्तसर अल्फाज में एक मतलब उनको आप ये कह लें कि एक जैसे वो कॉम्प्रीहेंसिव आंसर होता है, एक जामिया जवाब होता है, आप दें और इस तरह आपको जो है ना वो नंबर पूरे पूरे मिल जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं करते तो आपके मार्क्स पूरे पूरे आते हैं और आपको पता है कि बोर्ड के पेपर्स में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। सो इसलिए आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन नोट्स में से अच्छी तरह से याद कीजिएगा, इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होगी और ये आपको समझ भी आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स कम टुवर्ड्स आवर लेसन नाउ। अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। एज इट गिव्स अस अर्ली स्टार्ट ऑफ आवर डेज वर्क। जैसा कि हमें ये हमारे दिन का एक जल्द जो है वो आगाज़ देती है। वी गेन टाइम, हमें टाइम मिलता है या वक्त मिलता है। वाइल द लेट राइजर्स आर अस्लीप, जबकि लेट उठने वाले जो है वो सोए रहते हैं। द अर्ली राइजर्स हैव अनदर एडवांटेज। सुबह जल्दी उठने वालों को एक फ़ायदा ये भी होता है एंड दैट इज़ दैट, और वो ये है कि दे इन्जॉय गुड एंड साउंड हेल्थ, कि उनकी अच्छी और मुतवाज़न सेहत होती है। दोज हु आर, ये वर्ड हु है, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। दोज हु आर आउट ऑफ बेड अर्ली हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू देयर वर्क केयरफुली। वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके पास अपने कामों को एहतियात स्टीडीली तरीके से करने का एंड कम्प्लीटली और मुकम्मल करने का बहुत ज़्यादा वक्त होता है। दे डू नॉट हैव टू पुट ऑफ एनीथिंग टू द नेक्स्ट डे, ये वर्ड डे है, ठीक है। उनके पास अगले दिन करने के लिए, अगले दिन पे रखने के लिए कोई ऐसा ही नहीं होता कि वो अगले दिन पे वो काम रख दें। द अर्ली राइजर इज़ ऑलवेज हैप्पी फ्रेश एंड स्मार्ट। जल्दी उठने वाला खुश, ताज़ा और मतलब जो है वो स्मार्ट रहते हैं कि चुस्त रहता है। ही इंजॉयज हिज वर्क वाइल दोज हु गेट अप लेट फाइंड देयर ड्यूटी डल एंड ड्राई। वो अपनी जो है वो काम है उससे लुत्फानंदोज़ भी होता है, जबकि जो लेट उठते हैं, ठीक है, वो अपना काम जो है वो सही से अंजाम नहीं दे पाते, वो सुस्ती से और खुशरवी से अपना काम जो है ना वो करते हैं और वो करना भी नहीं चाह रहे होते। अर्ली राइजिंग इज़ देयरफॉर अ की टू सक्सेस इन लाइफ। सुबह जल्दी उठना इसीलिए कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ हैबिट अर्ली राइजिंग इज़? Early rising is a good habit. Why can an early riser do more work than the late riser? An early riser takes an early start of day's work so he can do more work than late riser. ठीक है, यहाँ कॉमा आएगा। Why does an early riser enjoy good health? An early riser enjoys good health because he is always happy, fresh and smart and agree that rising early makes the health better. Why does a late riser find his work dull and dry? A late riser finds his work dull and dry because he does it unwillingly. What is the key to success in life? Early rising is a key to success in life. अब आते हैं हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ। Some ants are social insects. कुछ चींटियाँ जो हैं वो माशरती जो है वो कीड़े कहलाती हैं। It means that they live in societies, क्योंकि वो, इसका मतलब है कि वो जो है वो सोसाइटीज़ में, इनके माशरे की तरह रहती हैं। कोऑपरेट विद वन अनदर, एक दूसरे से ताउन करती हैं। एंड डू ओनली द वर्क असाइन टू देम, और वो सिर्फ वो काम करती हैं जो उन्हें दिया जाता है। दे गो आउट इन सर्च ऑफ फूड इन एन ऑर्डरली फैशन मार्चिंग इन लाइन्स एंड कॉलम्स लाइक सोल्जर्स। वो खुराक की तलाश में एक तरतीब दी गई जो है ना वो कितारों में निकलती हैं, ठीक है, कितारों में वो जो है वो चलती हुई आगे सिपाहियों की तरह चलती हुई जाती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशल आर्ट्स हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू। मुख्तलिफ़ किस्म की चींटी, माशरती चींटियों को जो है ना उनको मुख्तलिफ़ काम दिए जाते हैं। दे मैनेज देयर अफेयर्स, अपने काम थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर, वो
काम को बांटकर अंजाम देती हैं। सम एंड गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, कुछ चूंटियाँ अपने जो चूंटियाँ हैं मतलब उनको वो प्रोटेक्ट करती हैं और उनकी हिफाजत करती हैं। दे फाइट द अदर इंसेक्ट्स, वो दूसरे कीड़ों से लड़ती हैं। हु अटैक दैम और रेड देयर कॉलोनी, जो उन पर हमला करते हैं या उनकी जो कॉलोनी बनी हुई है, ठीक है, बनाई होती है उन्होंने ज़ेरे ज़मीन, या वो उन पर हमला करती है। दे आर कॉल्ड सोल्जर आंट्स। सोल्जर की स्पेलिंग है SOLDIER, ठीक है, तो यहाँ पर आई अगर लगा हुआ है तो उसको कट कर दीजिए। अनदर ग्रुप गैदर्स फूड फॉर द होल कम्युनिटी। द सोशल एंट्स हैव नॉट लर्न दिस डिवीजन ऑफ लेबर, दे हैव इनहेरिटेड इट। वो कहते हैं कि जो दूसरा ग्रुप होता है उनका, वो पूरी कम्युनिटी के लिए, इनके पूरी कॉलोनी के लिए वो खुराक इकट्ठी करते हैं। ये जो चूंटियाँ हैं ना, ठीक है, इन्होंने कहीं से ये काम जो डिवाइड करने का रूल है सीखा नहीं होता। दे हैव इनहेरिटेड इट, वो इसे विरासत में, यानी कि जो उनसे पहले वाली चूंटी है वो उनसे विरासत में वो चीज़ लेती हैं। What do we mean by social insects? Social insect means the creature who live in societies, cooperate with one another and do only the work assigned to them. Why are some ants called social insects? Some ants are called social insects as they live in societies and cooperate with one another. How do the ants cooperate with one another? The ants cooperate with one another in searching food. They guard and protect. ठीक है, टी तक आएगा। दे गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी। वट प्रिंसिपल डू दे फॉलो वाइल डूइंग देयर वर्क? प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर इज द प्रिंसिपल दे फॉलो वाइल डूइंग देयर वर्क। इस प्रिंसिपल का मतलब है असूल, जिसके एंड पर LE आता है, ठीक है। वट आर द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप कॉल्ड सोल्जर एंट? द मेंबर ऑफ सर्टेन ग्रुप आर कॉल्ड सोल्जर एंट बिकॉज दे फाइट विद द अदर इंसेक्ट्स हु अटैक देम। और ये सेड लिखा हुआ है, ये रेड है, आर आएगा यहाँ पर, ठीक है, रेड देयर कॉलोनी। How have the ants learned the principle of division of labor? The social ants have not learned the principle of division of labor. आगे से कट कर दीजिएगा क्योंकि ये रिपीट हो गया। In fact they have inherited, तो जो आपको मिस्टेक मैंने हाईलाइट करवाई है उसको ठीक कर लीजिएगा। अब हम आते हैं लास्ट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की तरफ। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 7। इकबाल इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ आवर एज। इकबाल हमारी जो है वक्त के सिर्फ अजीम शायर नहीं, बट ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम, बल्कि तमाम वक्तों के अजीम शायरों में से एक हैं। देयर आर नॉट मैनी पोइट्स हु रोट एज मैनी ग्रेट पोइम्स एज ही डिड। बहुत से शायरों ने ऐसी नज़में नहीं लिखी जैसी अजीम नज़में उन्होंने लिखी। ही डिड नॉट राइट पोइट्री फ्रॉम पोइट्री सेक, ही वॉज इन फैक्ट मच मोर देन मेरा पोइट। उन्होंने सिर्फ जो है ना वो सिर्फ एक शायरी के व्यू से शायरी नहीं की हुई, बल्कि वो शायर से भी ज़्यादा दर हकीकत कुछ और थे। ही वॉज अ लर्नड मैन, वो एक आलिम थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, वो एक अजीम मुफक्किर एंड फिलोसोफर और एक अजीम फिलोसोफर थे। ही वॉज अ पोलिटिकल लीडर ऑफ He was a great political leader of great poems for the awareness of human beings and did not write his poetry for poetic sake only. वो एक ऐसे सियासी लीडर थे जिन्होंने इंसानों को जगाने के लिए अपनी अजीम शायरी लिखी, और वो उन शायरों में से नहीं थे जो सिर्फ आम शायरी के लिए जो है वो लिखते हैं। Why is Iqbal considered to be one of the greatest poet of all time? Iqbal considered to be one of the greatest poet of all time because he wrote many great poems for the awareness of human beings and did not write his poetry for poetry's sake only. यहाँ पर apostrophe ऐसा है, ठीक है। Did he write poetry for poetry's sake? No, he did not write his poetry for the poetry's sake. Next है students, how can you say that Iqbal was much more than a mere poet? आप कैसे कह सकते हैं कि इकबाल एक आम शायर से कुछ ज़्यादा थे। इकबाल वॉज अ लर्न मैन, अ ग्रेट स्कॉलर, अ ग्रेट फिलोसोफर एंड अ ग्रेट political leader, so we can say that he was more than a mere poet. With what aim did he write poetry? He wrote poetry with the aim of awakening the Muslims of the world from deep sleep of ignorance. उन्होंने शायरी क्यों लिखी? उन्होंने शायरी दुनिया के मुसलमानों को जहालत की नींद से जगाने के लिए लिखी। What kind of a Muslim was इकबाल? इकबाल कैसे मुसलमान थे? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। इकबाल वॉज ग्रेट लवर ऑफ गॉड एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए कि जब आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से लिखना है, ठीक है। He wished to free the Muslims
फ्रॉम इग्नोरेंस, वो मुसलमानों को जहालत से आज़ाद करना चाहते थे। What was Iqbal's call to the Muslims of the whole world? He asked the Muslim world to be united. Hope so students आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। इन तीनों कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को अच्छी तरह याद कीजिएगा। डेफिनेट टेंस, एक्टिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है कि जिसमें आने वाले टाइम में जो काम होगा उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी जो रिकग्निशन है वो है गा, गी और गे वगैरह, जैसे खेलेगा, खाएगी, जाएंगे। तो यहाँ इन वर्ड से शो होता है कि ये काम जो है वो आने वाले टाइम में होगा, तो इसलिए हम इस काम को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है वो डिस्कस करते हैं। इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल, और शैल और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। शैल यूज़ होता है आई और वी के साथ, विल यूज़ होता है ही, शी, इट, यू, दे, एवरी सिंगुलर और प्लूरल के साथ। यानी सिर्फ दो प्रोनाउंस के साथ हम शैल यूज़ करते हैं और बाकी के साथ हम विल यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको यही बता दूं कि अगर कुछ इन केस ऑफ ऑर्डर एंड स्ट्रेस, यानी कि कोई हुक्म दिया जा रहा हो या किसी काम पे जो है वो स्ट्रेस दी जा रही हो, तो फिर शैल यूज़ होगा ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, और विल यूज़ होगा आई और वी के साथ, ठीक है। जैसे तुम कल लाहौर ज़रूर जाओगे, अब यहाँ वो मतलब ऑर्डर दे, स्ट्रेस भी हो रही है काम पे, सो यू शैल गो टू लाहौर। तो पता चल गया ना कि अगर इन केस नॉर्मली जो सेंटेंस होंगे उनमें हम विल को यूज़ करेंगे ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, और शैल को यूज़ करेंगे आई और वी के साथ। लेकिन अगर किसी काम में ऑर्डर या स्ट्रेस होगा तो वहाँ पर ये रूल चेंज हो जाएगा, फिर जिनके साथ विल यूज़ हो रहा था वहाँ शैल यूज़ होगा, और जहाँ शैल यूज़ हो रहा था वहाँ विल यूज़ होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। यहाँ सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर है हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे मिलने आएगा, वो सब्जेक्ट था, ही विल कम टू सी मी। विल हेल्पिंग वर्ब, कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्रपोजिशन है, सी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मी यहाँ पर जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वो मुझे, तो मुझे के लिए मी यूज़ हुआ। फिर है फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ये बच्चा सब्जेक्ट है, दिस चाइल्ड, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि चाइल्ड के साथ विल यूज़ होगा, फिर नॉट, फिर झूठ बोलेगा, झूठ बोलने की इंग्लिश टेल अ लाई, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टेल आया और फिर अ लाई। फिर फॉर्मूला ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा स्टार्ट में, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब शुरू में और क्वेश्चन मार्क से पता चलता है कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप इस्लाम की तबलीग करेंगे, विल यू प्रीच इस्लाम, डन। फिर फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वो मैच नहीं खेलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल स्टार्ट में, सब्जेक्ट था वो, ही, नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब खेलने की इंग्लिश प्ले और ऑब्जेक्ट मैच और फिर क्वेश्चन मार्क। ये बच्चों मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जहाँ पर वर्ड सेंटेंस में ऑर्डर या स्ट्रेस आएगा तो वहाँ पर ये रूल विल और शैल का चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो होम टास्क है वो ये है कि आपने हर तरह के सेंटेंसेस लेके टोटल 10 सेंटेंसेस करने हैं, ठीक है। जैसे आप 3 सेंटेंसेस जो है वो अफर्मेटिव के ले लेते हो, और फिर 2 सेंटेंसेस आप नेगेटिव के लेते हो, फिर 3 सेंटेंसेस आप इंटरोगेटिव के लेते हो, और 2 आप नेगेटिव इंटरोगेटिव के लेते हो। इस तरह आपके 10 सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ओनली 10 सेंटेंसेस आपने करने हैं तमाम तरह के सेंटेंसेस को मिलाकर, ओके। लेट्स कम टू